नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे लैंडमार्क कानून की जिसने चाय, कॉफी और रबड़ बागानों में काम करने वाले लाखों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। ये कानून था प्लांटेशंस लेबर एक्ट 1951। देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि ये एक पूरी की पूरी दुनिया से कटी हुई आबादी को चलाने के लिए एक रूल बुक थी। तो कहानी शुरू करने से पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस वक्त की कड़वी सच्चाई को देखते हैं। 1931 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि बागानों में मजदूरों की हालत गुलामी जैसी थी। मतलब सोचिए, उनके पास अपनी नौकरी छोड़ने की या बेहतर हालातों के लिए कोई मोल भाव करने की कोई आजादी ही नहीं थी। यही वो गंभीर समस्या थी जिसकी वजह से इस कानून को बनाना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि हालात इतने खराब क्यों थे, गुलामी जैसे क्यों थे? जवाब छिपा है उस समय के लीगल सिस्टम में। ये समझने के लिए कि ये नया एक्ट इतना बड़ा बदलाव क्यों था, हमें पहले उस औपनिवेशिक दौर के कानूनों को समझना होगा जिन्हें इसने हटाया। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक तरह से दमनकारी कानूनों का इतिहास है। 1859 का एक्ट मालिकों को ये पावर देता था कि वो काम छोड़कर जाने वाले मजदूर को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लें। सोचिए, बस भगोड़ा कहकर। फिर 1901 में असम लेबर एक्ट आया जिसने बंधुआ मजदूरी को और भी पक्का कर दिया। और फिर जैसा हमने देखा, 1931 में रॉयल कमीशन ने इन भयानक हालातों पर रोशनी डाली। आखिरकार 1946 में लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने कहा कि भाई अब एक खास प्लांटेशन लेबर कोड की जरूरत है। और 1946 की इस रेगे कमेटी ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने पाया कि बागान की जिंदगी एक टोटल इंस्टीट्यूशन जैसी थी। मतलब ये कोई फैक्ट्री नहीं थी जहां मजदूर 8 घंटे काम करके अपने घर चले जाएं। नहीं, ये एक बंद अलग थलग दुनिया थी। इसीलिए जो कानून फैक्ट्री पर लगते थे वो यहाँ काम नहीं कर सकते थे। एक ऐसा कानून चाहिए था जो सिर्फ काम को नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को देखे। तो आजाद भारत ने इस चुनौती का सामना कैसे किया? ये जो बागान की टोटल इंस्टीट्यूशनल वाली बात थी, इसका जवाब क्या था? चलिए देखते हैं कि कैसे इस समस्या को सुलझाने के लिए क्रांतिकारी कानून सामने आया। और फिर वो तारीखें आईं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। 2 नवंबर 1951, जिस दिन संसद ने प्लांटेशंस लेबर एक्ट को पास किया। और फिर 1 अप्रैल 1954, जब ये कानून आधिकारिक तौर पर पूरे भारत में लागू हो गया। कानून बनने और लागू होने के बीच का जो ये गैप है, वो बताता है कि इसे जमीन पर उतारना कितना बड़ा काम था। अच्छा, तो ये कानून लागू किस पर होता था? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा नियम बनाया गया, 5+15 का नियम। मतलब कोई भी बागान जो 5 हेक्टेयर या उससे ज्यादा जमीन पर हो और जहां 15 या उससे ज्यादा मजदूर काम करते हो, वो इस कानून के दायरे में आएगा। इससे ये तय हो गया कि बड़े कमर्शियल बागान तो बच नहीं पाएंगे, लेकिन जो बहुत छोटे पारिवारिक खेत हैं वो इसके दायरे से बाहर रहेंगे। लेकिन मालिक भी कहाँ कम थे। उन्होंने कानून से बचने का एक रास्ता निकालने की कोशिश की। क्या किया? बड़े बड़े बागानों को कागज पर छोटे छोटे टुकड़ों में दिखा दिया। पर कानून बनाने वाले भी तैयार थे। उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट क्लॉज डाला, जिसे एंटी फ्रेगमेंटेशन क्लॉज कह सकते हैं। इसमें कहा गया कि अगर जमीन के टुकड़े आसपास हैं और उनका मैनेजमेंट एक ही है तो उन्हें एक ही बागान माना जाएगा। मतलब चालाकी नहीं चलेगी। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि कानून किस पर और कैसे लागू होता है, पर वो क्या चीज थी जो इस एक्ट को इतना खास, इतना यूनिक बनाती है? इसका जवाब इसके उस मूल विचार में है जो काम और जिंदगी के बीच की लकीर को मिटा देता है। और वो विचार ये था, कानून ने कहा कि बागान का मालिक सिर्फ एक बॉस नहीं है। नहीं, उसे अपनी छोटी सी म्युनिसिपैलिटी का मेयर बनना होगा। मतलब वो अब सिर्फ काम नहीं कराएगा, बल्कि अपने मजदूरों के लिए एक पूरा शहर चलाएगा। और मेयर या नागरिक प्रवक्ता होने का मतलब क्या था? ये लिस्ट देखिए जरा। साफ पीने का पानी, टॉयलेट्स, मेडिकल सुविधाएं मतलब अस्पताल, रहने के लिए घर बनाना और उनका मेंटेनेंस भी करना, बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल, अगर 150 से ज्यादा वर्कर हैं तो कैंटीन, और अगर 50 से ज्यादा महिला वर्कर हैं तो उनके बच्चों के लिए क्रेश यानी शिशु गृह। ये सिर्फ काम की शर्तें नहीं थी, ये तो मजदूर और उसके परिवार की जन्म से लेकर हर जरूरत की जिम्मेदारी मालिक पर डाल दी गई थी। और इन जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से लिया गया, इसका अंदाजा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लगता है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये जो कल्याणकारी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी है, ये कानूनी और जरूरी है। मालिक ये बहाना नहीं बना सकते कि हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक मजबूरी है। और इन सभी जिम्मेदारियों में से एक जो सबसे बड़ी और सबसे महंगी साबित हुई, वो थी आवास की। मालिकों को न सिर्फ मजदूरों और उनके परिवारों के लिए घर बनाने थे, बल्कि उनका रख रखाव भी करना था, और वो भी आमतौर पर बिना किसी किराए के। तो ये तो हुई मालिकों की जिम्मेदारियों की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आइए अब उन लोगों पर फोकस करते हैं जिनके लिए ये कानून बना था, मजदूर। देखते हैं कि इस एक्ट ने उन्हें क्या खास अधिकार दिए। तो सबसे पहले ये कानून किसकी सुरक्षा करता है? वर्कर कौन है, इसकी परिभाषा बहुत बड़ी रखी गई। और इसमें सबसे जरूरी बात यह थी कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूरों को भी शामिल किया गया, और उनकी जिम्मेदारी भी आखिर में मुख्य मालिक की ही होती थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था।
इतना ही नहीं, कानून ने परिवार की परिभाषा को भी वक्त के साथ बदला। 2010 में एक संशोधन हुआ और इसमें आश्रित माता पिता और विधवा बहनों को भी शामिल कर लिया गया। ये दिखाता है कि कानून समाज की सच्चाइयों को समझ रहा था और मालिक की जिम्मेदारी का दायरा बढ़ा रहा था। अब बात करते हैं काम के घंटों की। इस पर भी सख्त नियम बनाए गए। वयस्कों के लिए हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे, और जो किशोर हैं मतलब 14 से 18 साल के, उनके लिए सिर्फ 27 घंटे। ये मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए एक बहुत जरूरी नियम था। और आराम का अधिकार, उसे भी पक्का किया गया। एक बहुत ही सीधा लेकिन असरदार फॉर्मूला था। हर 20 दिन काम करने पर मजदूर को 1 दिन की पेड लीव यानी सवेतन छुट्टी मिलेगी। यह एक ऐसा अधिकार था जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। अब जरा देखिए कि मकान की सुरक्षा को लेकर कानून कितना सख्त था। ये एक असल दुनिया की कैलकुलेशन है। मान लीजिए एक 35 साल के मजदूर की घर गिरने से मौत हो जाती है। उसकी महीने की तनख्वाह है 8,000 रुपए। तो कानून के हिसाब से मालिक को लगभग 7,88,000 रुपए का मुआवजा देना होगा। ये इतनी बड़ी रकम थी कि मालिक मकानों को सुरक्षित रखने के लिए मजबूर हो जाते थे। तो करीब 70 सालों तक ये कानून बागानों में जिंदगी का आधार बना रहा। लेकिन अब 21वीं सदी में इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये कानून अब आज के भारत की बदलती जरूरतों के हिसाब से ढल रहा है। और ये एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव है। 1951 का वो अकेला कानून अब खत्म कर दिया गया है। उसे एक नए बड़े कानून में मिला दिया गया है जिसका नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, या शॉर्ट में कहें तो OSH कोड। इसका मकसद कई पुराने लेबर कानूनों को एक साथ लाकर उन्हें आसान बनाना है। ये टेबल इन बदलावों को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, नए कोड का दायरा बढ़ गया है। पहले 15 वर्कर पर कानून लगता था, अब 10 पर ही लग जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो पालन करने का तरीका है वो ज्यादा लचीला और बिजनेस फ्रेंडली हो गया है। जैसे महिलाओं के लिए नाइट वर्क जो पहले पूरी तरह बैन था, अब कुछ शर्तों के साथ उसकी इजाजत है। जुर्माना भी बढ़ाया गया है। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव सोच में है। पहले जो इंस्पेक्टर होता था उसका काम पुलिसिंग जैसा था, गलतियां ढूंढना और सजा देना। अब उसे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कहा गया है। मतलब उसका काम सलाह देना और मदद करना भी है। इसका मकसद वर्कर के भले और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बीच एक बैलेंस बनाना है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। सरकार की भूमिका में ये जो बदलाव है, पुलिसिंग से सुविधा देने की तरफ, क्या ये एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव कदम है जो आज के बिजनेस की जरूरतों को समझता है? या फिर इसमें एक खतरा है कि मजदूरों ने जो सुरक्षा अधिकार दशकों के संघर्ष के बाद हासिल किए थे वो कहीं कमजोर ना पड़ जाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचना बहुत जरूरी है। You know, most labor laws clock out right when you do. But what if a law followed you home? What if it made sure you had a doctor? And even put your kids through school? That's not some hypothetical. We're about to dive into one of the most unique and ambitious laws you've probably never heard of. India's Plantations Labor Act of 1951. To really get just how revolutionary this act was, we have to rewind the clock. We need to see the world that made this law an absolute necessity, a world of isolated, all-encompassing plantations in colonial India. Wow, this quote from 1931 just hits you, right? Workers weren't just employees. They were, for all intents and purposes, residents of these closed-off worlds. Their entire survival, food, a roof over their head, medicine, was completely in the hands of the plantation owner. And here's the kicker. None of it was a right. It was a privilege that could vanish in a heartbeat. And if you look at this timeline, you see something pretty shocking. For almost 100 years, the law wasn't a shield for workers, it was a cage. Laws passed in 1859 and 1901 actually made it a crime to quit your job. But then, in 1946, the light bulb went on. A committee had this huge realization. A factory worker goes home at the end of the day. A plantation worker is home. You just can't use the same set of rules for two totally different realities. And that's the million-dollar question, isn't it? That's what this whole story is about. How do you possibly write a law for a place where the line between your work and your life just completely disappears? This was the massive challenge facing a newly independent India, and it needed a seriously bold answer. So how did they pull it off?
Okay, let's get into the actual law that came out of this. A law that didn't just regulate a job, but completely redefined what it even means to be an employer. The whole thing was built around this really powerful idea, the total institution. The law recognized that these plantations weren't just farms. They were, in effect, self-contained towns. So the logic of the act was brilliant and simple. If you're going to run the whole town, well, you've got to provide the town's services. The employer essentially became the mayor, the city council, the whole shebang. 1951. That's the year. That's when this radical idea became the law of the land. The Plantations Labor Act was born, and it wasn't just another piece of legislation. It was a socio-economic charter that would change the daily reality for millions of people. So, what did this all mean on the ground, in the real world? Let's talk about the practical, tangible changes that took these ideas from words on a page and turned them into actual rights for workers and their families. Now, these were not suggestions, they were legally binding obligations. The act basically created a miniature welfare state on every single plantation. We're talking rent-free housing, doctors and hospitals, schools for the kids, even childcare. All the things that used to be perks that a boss might or might not give you, they suddenly became non-negotiable legal rights. And you know what? The courts backed it up with some serious muscle. When plantation owners tried to argue they couldn't afford all this, the Supreme Court came back with a landmark ruling. They said these obligations are absolute. The message couldn't have been clearer. Sorry, but your financial problems don't get to override basic human rights. It was a powerful statement. People over profits. For more than 70 years, this amazing act was the law of the land. But, times change, economies evolve, and so do the laws. So let's take a look at how this 20th century framework has been updated for a 21st century world. So the old act has now been absorbed into a new, much broader law called the OSH Code. This table really breaks down the key changes. On one hand, its coverage has actually expanded, which is great. But you can also see a real shift in approach. For instance, employers can now work with government programs on housing, and there's more flexibility on things like night shifts for women as long as they consent. And this, right here, this is probably the most crucial change. It's a huge philosophical shift in enforcement. We're moving away from a policing model, where an inspector's main job was to catch you doing something wrong and punish you, to a facilitation model, where they're supposed to advise and guide you. It's really part of this larger global trend towards simplifying regulations and improving the ease of doing business. And all this brings us to a huge, fundamental question that honestly every country in the world is wrestling with. The story of this law, from its radical beginnings in 1951 all the way to its modern form, is really the story of that constant tension between protecting workers and pushing for economic growth. How do we find that sweet spot, that perfect balance? That's the question this incredible piece of legislation leaves us with. And it's a question that matters far beyond the tea and coffee plantations of India. अपनी सुबह की चाय या कॉफी के बारे में एक पल सोचिए। उस कप में जो खुशबू है, जो ताजगी है, उसके पीछे लाखों मजदूरों की जिंदगी की एक लंबी और काफी जटिल कहानी छुपी है। आज हम उसी कहानी के एक बहुत जरूरी हिस्से यानी उस कानूनी ढांचे की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने दशकों तक इन जिंदगियों को शक्ल दी है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं बागान श्रम अधिनियम 1951 की। हमारे पास इस विषय पर एक बहुत ही विस्तृत कानूनी गाइड है, लेकिन आज हम सिर्फ कानून के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि इसके पीछे की जो सोच है, इसका असर और इसका भविष्य, उसको समझने की कोशिश करेंगे। साफ है, ये समझना कि इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसने बागानों में काम करने वालों की जिंदगी को कैसे बदला, और सबसे जरूरी, आज जब 21 नवंबर 2025 से नया ओश कोड लागू हो गया है, तो इस विरासत का भविष्य क्या है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले चलिए जड़ तक चलते हैं। किसी भी कानून को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वो बना ही क्यों था। इस कानून के पीछे की असल वजह क्या थी? इसकी जड़ें हमारे औपनिवेशिक अतीत मतलब ब्रिटिश भारत में हैं,
19वीं सदी में जब चाय के बागान लगाए गए तो वे बंधुआ मजदूरी की एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रूर व्यवस्था पर टिके थे। उस समय वर्कमेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1859 जैसे कानून थे। 1859, मतलब बहुत पुराना। जी बहुत पुराना। और ये सुनने में तो साधारण लगते हैं, पर असल में मालिकों को बेहिसाब ताकत देते थे। बेहिसाब ताकत मतलब किस तरह की? इसका मतलब ये कि अगर कोई मजदूर जो शायद जबरदस्ती या धोखे से लाया गया हो बागान छोड़कर जाने की कोशिश करता, तो मालिक उसे बागान से भागने के आरोप में बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करवा सकता था। बिना वारंट के मतलब सीधे गिरफ्तार? हाँ, सीधे। मजदूरों की जिंदगी पूरी तरह से मालिक के कंट्रोल में थी। हालात गुलामी से कुछ खास अलग नहीं थे। ये तो सुनने में बहुत भयानक है। तो इस अंधेरे में रोशनी की कोई किरण कैसे दिखी? ये बदलाव की शुरुआत कहाँ से हुई? एक बहुत बड़ा मोड़ आया आजादी से ठीक पहले 1946 में। तब श्रम जांच समिति, जिसे रेगे समिति के नाम से भी जाना जाता है, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। उस समिति ने एक बहुत ही बुनियादी और गहरी बात समझी कि बागान की जिंदगी किसी फैक्ट्री की जिंदगी से बिल्कुल अलग है। अलग कैसे? मेरा मतलब काम तो दोनों ही जगह होता है। फर्क यह है कि फैक्ट्री का मजदूर काम खत्म करके अपने घर, अपनी दुनिया में वापस चला जाता है, लेकिन बागान का मजदूर वो मालिक की निजी जमीन पर ही रहता है, बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ। उसका घर, उसका स्वास्थ्य, उसका परिवार, सब कुछ उसी बागान की चारदीवारी के अंदर होता है। अच्छा। इसीलिए समिति ने कहा कि इनके लिए खास बागान श्रम संहिता की जरूरत है, जो सिर्फ काम के घंटों को न देखे बल्कि उनके पूरे जीवन यानी रहने, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी दे। और फिर आजाद भारत का संविधान आया, उसने जरूर इस सोच को और मजबूती दी होगी। बिल्कुल। हमारे संविधान के अनुच्छेद 42 और 43 जो काम के लिए उचित और मानवीय हालात और एक सभ्य जीवन स्तर की बात करते हैं, वो इस कानून की आत्मा बने। इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर 1951 में ये कानून बना और 1 अप्रैल 1954 को पूरे देश में लागू हुआ। तो ये एक तरह से बागान मजदूरों के लिए आर्थिक और सामाजिक आजादी का घोषणा पत्र था। आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। तो संविधान ने एक नैतिक और कानूनी आधार तैयार कर दिया, लेकिन कोई भी कानून उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी पहुंच हो। ये कानून असल में किन लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था? क्या ये हर छोटे बड़े चाय बागान पर लागू होता था? नहीं, सबके लिए नहीं। इसके लिए 2 शर्तें रखी गई। पहली, जमीन का रकबा 5 हेक्टेयर या उससे ज्यादा हो। 5 हेक्टेयर, ठीक है। और दूसरी, पिछले 12 महीनों में किसी भी एक दिन कम से कम 15 मजदूर काम कर रहे हों। ओके। तो इन दोनों शर्तों को पूरा करने वाले चाय, कॉफी, रबर, सिनकोना या इलायची के बागानों पर यह कानून लागू होता था। एक मिनट, यहाँ मुझे एक कानूनी दांवपेच की गुंजाइश दिख रही है। क्या कोई चालाक मालिक अपनी 20 हेक्टेयर की जमीन को कागज पर 4-4 हेक्टेयर के 5 छोटे टुकड़ों में बांटकर इस कानून से बच नहीं सकता था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और ऐसा होना शुरू भी हो गया था। ये एक क्लासिक उदाहरण था कि कैसे कानून की भावना को दरकिनार कर सिर्फ उसके शब्दों का फायदा उठाया जा रहा था। मालिक कह सकते थे कि तकनीकी रूप से मेरा कोई भी बागान 5 हेक्टेयर का है ही नहीं। तो सरकार ने स्मार्टनेस का क्या जवाब दिया? सरकार ने भी एक स्मार्ट चाल चली। 1960 में एक संशोधन लाया गया और उसमें समीपता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टिग्यूटी को जोड़ा गया। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टिग्यूटी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब था, कोशिश अच्छी थी पर यह चलेगा नहीं। कानून ने कहा कि अगर आसपास की कई छोटी जमीनें एक ही मैनेजमेंट के तहत चल रही हैं और उनका कुल एरिया 5 हेक्टेयर से ज्यादा है, तो हम उन्हें एक ही बागान मानेंगे। अच्छा, तो इस एक नियम ने उस बड़ी खामी को बंद कर दिया। जी बिल्कुल। चलिए, ये तो हुई बागान की बात। अब बात करते हैं मजदूर की। कानून की नजर में मजदूर कौन था? क्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले भी शामिल थे? हाँ, और ये इस कानून की एक बहुत बड़ी ताकत थी। मजदूर की परिभाषा बहुत व्यापक रखी गई। चाहे किसी को सीधे मालिक ने काम पर रखा हो या किसी एजेंसी के जरिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर, वो भी मजदूर माना जाएगा। लेकिन इसमें मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर या 10,000 रुपए महीने से ज्यादा कमाने वाले सुपरवाइजर जैसे लोग शामिल नहीं थे। क्या इसका कोई अपवाद भी था, कोई एक्सेप्शन? एक जरूरी अपवाद था, जिसे केरला हाई कोर्ट ने एक मामले में साफ किया था। अदालत ने कहा कि जो मजदूर सिर्फ अस्थायी निर्माण के काम के लिए लाए गए हैं, जैसे कोई नई शेड बनाने के लिए, वे इस कानून के दायरे में नहीं आते। अच्छा, तो इससे ये साफ हुआ कि कानून का मकसद उन मजदूरों की सुरक्षा करना है जिनकी जिंदगी बागान से ही जुड़ी है। बिल्कुल, न कि किसी अस्थायी ठेकेदार की। एक और परिभाषा जो मुझे दिलचस्प लगी वो है परिवार की। कानून को ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि परिवार का मतलब क्या है? यह सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि कानून में अगर कोई चीज साफ साफ न लिखी हो तो उसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। अगर सिर्फ मजदूर का परिवार लिखा होता तो कोई मालिक कह सकता था कि इसका मतलब सिर्फ पति पत्नी और बच्चे हैं। इसलिए कानून ने साफ किया कि इसमें पति पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। लेकिन मैंने पढ़ा है कि बाद में इसमें और लोगों को भी जोड़ा गया था। हाँ, 2010 में एक संशोधन हुआ जिसने आश्रित माता पिता और आश्रित विधवा बहनों को भी परिवार का हिस्सा मान लिया। ओहो। एक मजदूर के नजरिए से देखें तो ये बहुत अच्छा था,
क्योंकि अब उसके पूरे परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिल रही थी। लेकिन मालिकों के नजरिए से देखें तो उन पर सामाजिक लागत का बोझ काफी बढ़ गया था। जाहिर है, क्योंकि अब उन्हें ज्यादा लोगों को घर और मेडिकल जैसी सुविधाएं देनी थी। बिल्कुल। और यहीं से हम इस सबसे अनोखे पहलू पर आते हैं जिसके बारे में हमारे स्रोतों में लिखा है, वो ये कि ये कानून मालिक को एक तरह की नगर पालिका बना देता है। ये विचार ही अपने आप में बहुत बड़ा है। इसका जमीन पर क्या मतलब था? इसका जमीन पर मतलब क्रांति जैसा था। आप सोचिए, बागान दूर दराज के इलाकों में होते हैं, जहां ना सड़कें होती हैं, ना अस्पताल, ना स्कूल। सरकार की पहुंच वहां तक सीमित होती है। तो कानून ने कहा कि अगर सरकार वहां नहीं है तो मालिक ही सरकार की भूमिका निभाएगा। वाह! उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मजदूरी देने पर खत्म नहीं होती, उसे वो सभी बुनियादी सुविधाएं देनी होंगी जो एक शहर में नगर पालिका देती है। ठीक है, तो उसे एक एक करके समझते हैं। एक नगर पालिका के तौर पर मालिक की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या थी? सबसे पहली और सबसे जरूरी, स्वास्थ्य। कानून ने कहा कि हर मालिक को साफ पीने का पानी, हर मजदूर के लिए कम से कम 5 लीटर और जरूरी संख्या में शौचालय मुहैया कराने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी चिकित्सा सुविधाओं की। अच्छा, पर अगर कोई मालिक कहे कि बागान घाटी में चल रहा है, हम अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकते, तब क्या होता? तो ये बहाना बिल्कुल नहीं चल सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में साफ कहा था कि वित्तीय मुश्किलों का हवाला देकर मालिक अपनी परम जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। मतलब ये नॉन नेगोशिएबल था। एकदम। कानून इतना सख्त था कि अगर मालिक अस्पताल नहीं बनाता तो सरकारी मुख्य निरीक्षक को यह अधिकार था कि वो खुद अस्पताल बनवाए और उसका पूरा खर्च मालिक से उसकी जमीन के टैक्स के बकाये के तौर पर वसूल ले। क्या बात है! मतलब सरकार मालिक की जमीन पर अस्पताल बनाकर बिल उसे भेज सकती थी। इस कानून में तो सच में बहुत दम था। बिल्कुल। और बात सिर्फ अस्पताल की इमारत बनाने तक ही सीमित नहीं थी। केरल हाईकोर्ट ने एक और कदम आगे जाकर कहा कि अगर बागान के अस्पताल में किसी बीमारी का इलाज संभव नहीं है तो मजदूर को बाहर किसी स्पेशलिस्ट अस्पताल में भेजने और उसके इलाज का पूरा खर्च भी मालिक को ही उठाना होगा। अच्छा, मतलब सिर्फ नाम का अस्पताल नहीं बल्कि असरदार इलाज सुनिश्चित करना मालिक का काम था। सही समझे आप। स्वास्थ्य के अलावा और कौन सी कल्याणकारी सुविधाएं थीं? क्या बच्चों के लिए भी कुछ था? हाँ, बहुत कुछ था। अगर 150 से ज्यादा मजदूर हैं तो एक कैंटीन बनाना जरूरी था। अगर 50 से ज्यादा महिला मजदूर हैं या 6 साल से कम उम्र के 20 से ज्यादा बच्चे हैं तो एक शिशु गृह यानी क्रैश बनाना अनिवार्य था। क्रैश? जी, और ये सिर्फ एक कमरा नहीं होता था। वहां बच्चों के लिए मुफ्त दूध, साफ सुथरे कपड़े और उनकी देखभाल के लिए एक प्रशिक्षित महिला का होना भी जरूरी था। और पढ़ाई लिखाई? शिक्षा को भी नहीं भूला गया। अगर बागान में 6 से 12 साल के 25 से ज्यादा बच्चे हैं तो मालिक की जिम्मेदारी थी कि वो एक प्राइमरी स्कूल बनाए और उसे चलाए। आप देख सकते हैं कि कैसे कानून मजदूर के जीवन के हर पहलू को छू रहा था। ठीक है, स्वास्थ्य, खाना, बच्चों की देखभाल, शिक्षा। लेकिन एक मजदूर के लिए जो दुनिया से कटकर बागान में ही रह रहा है, शायद सबसे बड़ी चीज एक सुरक्षित छत होगी। घर को लेकर कानून क्या कहता था? आपने इस कानून की आत्मा को छू लिया है। आवास की सुविधा देना शायद मालिक की सबसे बड़ी और सबसे महंगी जिम्मेदारी थी। हर मजदूर और उसके परिवार को मुफ्त में रहने लायक घर देना और उसका रखरखाव करना मालिक के लिए अनिवार्य था। ये कोई एहसान नहीं बल्कि मजदूर का हक था। और क्या इस घर की सुरक्षा की भी कोई गारंटी थी? मतलब अगर घर पुराना है और गिर जाए तो? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 1981 में एक नई धारा 16A जोड़ी गई। इसके तहत अगर मालिक के दिए हुए घर के ढहने से किसी मजदूर या उसके परिवार के सदस्य को चोट लगती है या उसकी मौत हो जाती है तो मुआवजा देने की पूरी जिम्मेदारी मालिक की होगी। ये मुआवजा कितना बड़ा हो सकता था, कोई अंदाजा है? हमारे स्रोत एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए 35 साल के एक मजदूर की ऐसी किसी घटना में मौत हो जाती है और उसकी महीने की पगार 8,000 रुपए है, तो एक तय फॉर्मूले के हिसाब से मालिक को उसके परिवार को लगभग 7 से 8 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ा। 7 से 8 लाख, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी, और ये इतनी बड़ी रकम थी कि ये मालिकों को मजबूर करती थी कि वे घरों का रखरखाव ठीक से करें। तो ये कानून दशकों तक मजदूरों के लिए एक सुरक्षा कवच बना रहा। इसने काम के घंटे और छुट्टियों को भी तो तय किया होगा। हाँ बिल्कुल। वयस्कों के लिए हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं और किशोरों के लिए 27 घंटे। हर 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी अनिवार्य थी। ओवर टाइम का पैसा सामान्य से दुगना मिलता था। और एक जरूरी बात, महिलाओं से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम नहीं लिया जा सकता था। तो ये एक बहुत ही व्यापक और मजबूत कानून था जिसने दशकों तक बागान की दुनिया को चलाया। लेकिन अब वक्त बदल गया है। 2020 में एक नया OSH कोड आया। इस नए दौर में इस पुरानी विरासत का क्या हुआ है? अब इस पुराने कानून की जगह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 यानी OSH कोड ने ले ली है, जो 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, इसकी पीछे की सोच में भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। सोच में बदलाव वो क्या है? सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव इंस्पेक्टर की भूमिका में है। पुराने कानून में इंस्पेक्टर एक पुलिस की तरह था। उसका काम था गलतियां ढूंढना, छापा मारना और मुकदमा चलाना। अब नए कोड में उसे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कहा गया है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मतलब एक सलाहकार? हाँ, कह सकते हैं। अब उसकी भूमिका एक सलाहकार और मदद करने वाले की ज्यादा है, जो मालिकों को कानून का पालन करने में सहायता करेगा। फैसिलिटेटर सुनने में तो ज्यादा दोस्ताना लगता है,
लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है कि अब कानून उतना सख्त नहीं रहा? यही आज की भौर का सबसे बड़ा सवाल है। चलिए पुराने और नए कानून की तुलना करके देखते हैं। कुछ बड़े बदलाव हैं। पहला, नए कानून का दायरा बड़ा हो गया है। पुराना कानून 15 मजदूरों वाले बागानों पर लागू होता था। नया कोड 10 मजदूरों पर भी लागू होता है। अच्छा, तो अब ज्यादा बागान और मजदूर इसके दायरे में आ गए हैं। जी। ये तो मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। आवास के नियम में भी कोई बड़ा बदलाव हुआ है? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले घर देना पूरी तरह से मालिक की जिम्मेदारी थी। अब नए कोड में मालिकों को एक विकल्प दिया गया है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। मतलब उन्हें इस भारी लागत को सरकार के साथ साझा करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। तो मालिकों पर से थोड़ा वित्तीय बोझ कम किया गया है। और महिलाओं के रात में काम करने वाले नियम का क्या हुआ? और जो पहले पूरी तरह प्रतिबंधित था, अब उसे कुछ शर्तों के साथ इजाजत दे दी गई है। अगर महिला कर्मचारी सहमति दे और मालिक उसकी सुरक्षा और आने जाने के पुख्ता इंतजाम करे तो वो रात में काम कर सकती है। तो ये एक आधुनिक कदम है जो महिलाओं को ज्यादा अवसर देता है, लेकिन इसके साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। सही कहा आपने। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि नया कोड दो चीजों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ मजदूरों के लिए कवरेज बढ़ाना और दूसरी तरफ मालिकों के लिए व्यापार करने में आसानी, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप इसे बिल्कुल सही समझ रही हैं। रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और आसान बना दिया गया है। मकसद है कि मालिकों पर नियमों का बोझ कम हो। लेकिन ट्रेड यूनियनों की एक चिंता भी है और वो जायज है। उन्हें डर है कि फैसिलिटेटर वाली भूमिका अपनाने से और सजा के प्रावधानों को नरम करने से कहीं प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट कमजोर न पड़ जाए और मजदूरों के अधिकार सिर्फ कागज पर ही न रह जाएं। बिल्कुल। तो आज हमने बागान श्रम अधिनियम 1951 का पूरा सफर देखा। कैसे ये कानून गुलामी जैसे हालात से मजदूरों को निकालकर उन्हें एक सम्मानजनक जीवन देने की कोशिश तक पहुंचा। और इस कानून की सबसे अनोखी और यादगार बात मालिक की वो नगर पालिका वाली जिम्मेदारियां थीं जो बागान की अलग थलग दुनिया को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं। बिल्कुल। और अब जब हम इस सफर के अंत में हैं तो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। नया ओएच कोड इंस्पेक्टर की भूमिका को पुलिस से बदलकर सुविधाकर्ता या सलाहकार बना रहा है। जैसे जैसे हम इस नए मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सोचना जरूरी है, क्या नियमों के पालन को आसान बनाने की प्रक्रिया में हम अनजाने में उन मजदूरों के अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं जिनकी सुरक्षा के लिए ये पूरी कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी? क्या सुविधा और सुरक्षा के बीच सही संतुलन मिल पाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।